दोस्तों, जब अमेरिका दुनिया पर कभी 100% तो कभी रूस से तेल लेने पर 500% टैरिफ की धमकी दे रहा है, भारत को सीधे सीधे निशाने पर ले रहा है। लेकिन इसी दौरान भारत के यूपीआई सिस्टम ने ऐसा तूफान मचाया है कि ट्रंप की सारी टैरिफ दादागिरी हवा हो गई है। अभी केवल 7 देशों में फैले भारत के यूपीआई ने अमेरिका के 200 देशों में फैले सबसे बड़े फाइनेंशियल सिस्टम को ही फाड़ दिया है। यानी दुनिया में डॉलर का जाल फैलाकर अपने फाइनेंशियल शिकंजे में जकड़ने वाला अमेरिका और उसकी तमाम टेक कंपनियां बस भारत के इस सिस्टम से हिली पड़ी हैं। और अब सिंगापुर के रास्ते मोदी सरकार ने कुछ ऐसा किया है कि सबसे हालत खराब है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? भारत ने गुपचुप तरीके से आज से 9 साल पहले ऐसा क्या किया था जिसने एक पूरा दशक भी नहीं लगने दिया और 200 देशों पर राज करने वाले अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम की हालत खराब कर डाली? जिस तरह से भारत ने युद्ध के लिए ब्रह्मोस जैसे महाविनाशक हथियार तैयार किए हैं जिनकी काट अमेरिका के पास भी नहीं है, उससे भी घातक फाइनेंशियल ब्रह्मास्त्र यूपीआई ने अमेरिका और यूरोप की नींदें उड़ा दी हैं। कैसे इस चक्रव्यूह को भेदने में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और उसकी अरबों डॉलर की कंपनियां नाकाम हो गईं? कैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज पेमेंट सिस्टम बन गया जिसने वीजा और मास्टरकार्ड जैसी कंपनियां घुटनों पर आ गईं? दोस्तों, जब अमेरिका पूरी दुनिया पर टैरिफ का हथौड़ा चला रहा है, तब भारत पर्दे के पीछे ऐसा खेल खेला है कि अब वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक भूचाल आ गया है। भारत की जिस तकनीक के बारे में कुछ वक्त पहले गूगल ने अमेरिकी सरकार को बताया था कि भारत की ये तकनीक दुनिया में नया बवंडर लाने वाली है, वो आज सच साबित हो गई है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल तो ये है कि मास्टरकार्ड जैसी कंपनी के सीएफओ को दुनिया के सामने कहना पड़ रहा है कि भारत का यूपीआई हमारे लिए एक अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक अनुभव है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है। पूरे फैक्ट्स सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर डालिए। तो दोस्तों, ये बात है आज से करीबन 9 साल पहले की, साल 2016। दुनिया अपने ढर्रे पर चल रही थी। अमेरिका का पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम पर एक छत्र राज था। वीजा, मास्टरकार्ड, ये सिर्फ कार्ड नहीं थे, ये अमेरिकी ताकत के सिंबल थे। हर डिजिटल ट्रांजैक्शन पर इनकी मोटी कमाई होती थी, जिसे कहते हैं एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दुनिया का पैसा घूम फिर कर अमेरिकी तिजोरियों में पहुंच रहा था। उसी वक्त भारत में एक बहुत बड़ा और सीक्रेट मिशन चल रहा था। एक ऐसा मिशन जिसकी कमान थी एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के हाथों में। सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बनाने का आदेश दिया जो सस्ता हो, तेज हो और सबसे बड़ी बात, जिस पर किसी विदेशी कंपनी का कंट्रोल ना हो। और 8 अप्रैल 2016 को, जब दुनिया का ध्यान दूसरी तरफ था, भारत ने अपना ब्रह्मास्त्र लॉन्च कर दिया, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। शुरुआत में किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सबको लगा ये भी एक सरकारी ऐप है, कुछ दिन चलेगा और बंद हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये कोई ऐप नहीं, ये एक क्रांति की शुरुआत थी। एक ऐसी क्रांति जो भारत के गली मोहल्लों से शुरू होकर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के गलियारों में तूफान लाने वाली थी। अब जरा 2025 में बैठकर आज की हकीकत देखिए। वो यूपीआई जिसे लोगों ने हल्के में लिया था, आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है। आंकड़ों पर गौर करेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसी साल मई महीने के आंकड़ों के मुताबिक यूपीआई ने एक महीने में 18.68 बिलियन यानी 1088 करोड़ ट्रांजैक्शन किए, जिनकी कीमत थी 25 लाख करोड़ रुपए। ये रकम दुनिया के कई छोटे देशों की सालाना जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। अमेरिका की जिस वीजा कंपनी का 200 से ज्यादा देशों में राज चलता है, वो एक दिन में औसतन 739 मिलियन यानी करीब 64 करोड़ ट्रांजैक्शन प्रोसेस करती है। और भारत का यूपीआई, ये आज एक दिन में 650 मिलियन यानी 65 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हैंडल कर रहा है। सोचिए, वीजा जो दशकों से इस खेल का बादशाह था, उसे भारत के 9 साल के यूपीआई ने पछाड़ दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, वीजा 200 देशों में काम करता है और यूपीआई ने ये कमाल सिर्फ 7 से 8 देशों में रहते हुए कर दिखाया है। ये है नए भारत की ताकत। सरकार का लक्ष्य अब 1 अरब डेली ट्रांजैक्शन का है, और जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं वो दिन दूर नहीं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक आर्थिक सुनामी है जिसकी लहरों ने अमेरिकी टेक दिग्गजों को हिलाकर रख दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के यूपीआई से इतना घबराती क्यों हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं, और ये तीनों कारण किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं है। पहला कारण,
मुफ्त का मॉडल जिसने अरबों का खेल बिगाड़ दिया। दोस्तों, वीजा और मास्टरकार्ड की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है MDR, यानी जब भी आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो दुकानदार को एक फीस चुकानी पड़ती है जिसका हिस्सा इन कंपनियों को जाता है। इसी से ये कंपनियां अरबों डॉलर कमाती हैं। लेकिन भारत ने यहाँ पूरा खेल ही पलट दिया। UPI को बना दिया जीरो MDR मॉडल, यानी कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं। नतीजा, भारत का छोटे से छोटा दुकानदार, रेहड़ी वाला, सब्जी वाला, हर कोई GR कोड लगाकर बैठ गया। जब पेमेंट मुफ्त में होने लगी तो कोई महंगे कार्ड नेटवर्क का इस्तेमाल क्यों करेगा। मास्टर कार्ड के CFO ने तो एक इंटरव्यू में इसे एक बहुत दर्द भरा अनुभव तक कह डाला था, क्योंकि UPI ने उनके उस बिजनेस मॉडल पर ही हमला कर दिया जिस पर उनकी सल्तनत टिकी थी। दूसरा कारण, टेक्नोलॉजी की बादशाहत को सीधी चुनौती। दोस्तों, अब तक दुनिया मानती थी कि सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी अमेरिका या यूरोप में ही बन सकती है, लेकिन UPI ने इस भ्रम को तोड़ दिया। भारत ने एक ऐसा ओपन सिस्टम बनाया जहां कोई भी अपनी ऐप बनाकर जुड़ सकता है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब विदेशी या प्राइवेट कंपनियां हैं, लेकिन ये चलती भारत के बनाए हुए UPI हाईवे पर ही हैं। ये भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत थी। गूगल जैसी कंपनी को भी भारत में अपना पेमेंट सिस्टम चलाने के लिए UPI का सहारा लेना पड़ा। यही नहीं, 2019 में खुद गूगल ने अमेरिकी सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा कि अमेरिका को भारत के UPI जैसा सिस्टम बनाना चाहिए। सोचिए, वो सुपर पावर जो दुनिया को टेक्नोलॉजी सिखाती थी, आज उसे भारत से सीखने की सलाह दी जा रही थी। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बिल गेट्स ने UPI को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का गोल्ड स्टैंडर्ड कहा। यह भारत के लिए एक ग्लोबल सर्टिफिकेट था। तीसरा कारण, डेटा और डॉलर के दबदबे पर हमला। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ पैसे या टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये लड़ाई है डेटा की। जब आप विदेशी कार्ड या ऐप इस्तेमाल करते हैं तो आपका सारा फाइनेंशियल डेटा उन कंपनियों के सर्वर पर चला जाता है, लेकिन UPI का डेटा भारत में ही रहता है। भारत ने डेटा संप्रभुता का जो नारा दिया, UPI उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और दूर की सोचें तो अगर UPI ग्लोबल हो गया और देशों के बीच रुपये में सीधे ट्रांजैक्शन होने लगे तो ये डॉलर और स्विफ्ट जैसी अमेरिकी प्रणालियों के दबदबे को सीधी चुनौती होगी। ये एक लंबा खेल है, लेकिन भारत ने इसकी शुरुआत कर दी है। दोस्तों, कुछ वक्त पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब अमेरिका ने डॉलर और स्विफ्ट प्रणाली से रूस को बाहर कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि अचानक रूस का सारा पेमेंट सिस्टम ही रुक गया था। लेकिन ये खेल भारत के साथ नहीं हो सकता है, और भारत का असली मकसद भी स्विफ्ट सिस्टम को सीधी चुनौती देना है। स्विफ्ट वो ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क है जो आज दुनिया के 90% से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करता है। ये अमेरिका और पश्चिमी देशों का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हथियार है। इसी हथियार का इस्तेमाल करके वो किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाते हैं और उसे ग्लोबल इकोनॉमी से काट देते हैं। भारत UPI के जरिए एक पैरेलल, एक वैकल्पिक सिस्टम खड़ा कर रहा है। एक ऐसा सिस्टम जो सस्ता है, ज्यादा तेज है और जिसे भारत कंट्रोल करता है। BRIC जैसे संगठन अब UPI को आधार बनाकर एक नया पेमेंट नेटवर्क बनाने की बात कर रहे हैं जो डॉलर पर निर्भरता को खत्म कर देगा। रूस के साथ रुपए रूबल में व्यापार हो या दूसरे देशों के साथ लोकल करेंसी में सेटलमेंट, UPI इन सब का आधार बन रहा है। ये डिजिटल डिप्लोमेसी है। भारत दुनिया को सिर्फ एक ऐप नहीं बेच रहा, वो उन्हें फाइनेंशियल आजादी का एक मॉडल दे रहा है। ये एक तरह का असिमेट्रिक वॉरफेयर है, जहां आप सीधे डॉलर से नहीं लड़ते, आप उस हाईवे को ही बाईपास कर देते हैं जिस पर डॉलर की गाड़ी दौड़ती है। और दोस्तों, मोदी सरकार भी अब UPI को सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रखना चाहती। उनका मिशन है मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, UPI को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना। और इस मिशन पर काम भी तूफानी रफ्तार से चल रहा है। इसके लिए NPCI ने एक अलग कंपनी बनाई, NIPL यानी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, जिसका एक ही काम है UPI को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना। और इसी का नतीजा है कि फ्रांस UPI को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश बन चुका है। आज आप पेरिस में आईफिल टावर की टिकट UPI से खरीद सकते हैं। सबसे बड़ा खेल तो भारत ने सिंगापुर के रास्ते किया है। सिंगापुर में UPI का पे नाउ से लिंक हो चुका है। आज 19 भारतीय बैंकों के जरिए सिंगापुर से भारत पैसा भेजना खेल जैसा हो गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, UAE, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, साइप्रस जैसे देश पहले ही भारत के इस डिजिटल इकोसिस्टम से जुड़ चुके हैं। तो नामीबिया वो पहला अफ्रीकी देश बन चुका है जिसने UPI को अपनाया है। इतना ही नहीं, त्रिनिदाद और टोबैगो भी वो पहला कैरिबियन देश बन चुका है जो इस क्रांति में शामिल हुआ है। अब तो ये लिस्ट हर महीने लंबी होती जा रही है। आज 7 से ज्यादा देश
यूपीआई को अपना चुके हैं और 2028 तक 20 देशों को जोड़ने का लक्ष्य है। ये सिर्फ व्यापारिक समझौते नहीं है, ये भारत की फिनेटेक डिप्लोमेसी है। अब दोस्तों, जो सवाल हर किसी के जहन में है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या अलग किया जो अमेरिका जैसी सुपर पावर नहीं कर पाई, तो इसका जवाब 4 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला पॉइंट है इंडिया स्टैक। दोस्तों, भारत ने सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं बनाया, बल्कि एक पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। आधार ने पहचान दी, जन धन ने बैंक खाते दिए और सस्ते मोबाइल डेटा ने इंटरनेट दिया। इन तीनों की बुनियाद पर यूपीआई की इमारत खड़ी हुई। ऐसा इकोसिस्टम दुनिया में कहीं और नहीं था। दूसरा पॉइंट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकार ने एनपीसीआई के जरिए एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाया और फिर गूगल, फोन पे जैसी प्राइवेट कंपनियों को उस पर इनोवेशन करने की खुली छूट दी। इससे कंपटीशन भी बढ़ा और पहुंच भी। तीसरा पॉइंट है टॉप डाउन पॉलिटिकल विल। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है राजनीतिक इच्छा शक्ति। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भीम ऐप का प्रचार किया। डिजिटल इंडिया को एक राष्ट्रीय मिशन बना दिया गया। जब देश का नेतृत्व किसी चीज को मिशन मोड में ले लेता है तो चमत्कार होते हैं। चौथा पॉइंट है लेगसी फ्री एडवांटेज। तो दोस्तों, अमेरिका और यूरोप अपने दशकों पुराने बैंकिंग सिस्टम के बोझ तले दबे थे। उन्हें बदलना मुश्किल था। भारत के पास खोने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने सीधे 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को अपनाया और छलांग लगा दी। इन्हीं वजहों से भारत ने वो कर दिखाया जिसकी दुनिया ने कल्पना भी नहीं की थी। और दोस्तों, इसकी बढ़ती ताकत ने आज अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। वो अब सबसे ज्यादा इसी नेटवर्क से डर रहा है, क्योंकि यही उसके तिलिस्म को तोड़ सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यूपीआई वाकई डॉलर की बादशाहत को खत्म कर सकता है? और भारत की इस कामयाबी पर एक भारतीय होने के नाते आपको कैसा महसूस हो रहा है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।